हेलो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर पक्का मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ ग्राफीय विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। यदि आप आज की वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको 7 नंबर बोर्ड के एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा। यदि आपको ग्राफ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से ग्राफ को खींचा जाता है, समीकरण को कैसे हल किया जाता है, एक्स वाई का मान कैसे निकाला जाता है, इन सारे चीज़ के बारे में मैं इस वाले वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर का ग्राफ आता है, वो 7 नंबर 100% मैं दिलवा दूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ को खींचा जाता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पेशेंस बना करके समय निकाल करके देखिएगा। वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। यदि आप वीडियो को आधा अधूरा छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर वीडियो को देखने से कोई फायदा ही नहीं होगा। यदि आप वीडियो को सीखने के लिए देख रहे हैं, सीखने के मकसद से देख रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं कि हमें 7 नंबर पक्का लाना है ग्राफ खींच करके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चाहते हैं टाइम पास के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो अभी वीडियो को छोड़ करके चले जाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से ग्राफ को खींचा जाता है और ग्राफ खींचने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, उन सारे विधियों को मैं पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में ग्राफ खींचने के लिए बताऊंगा। जब तक आप इन सारे विधि को नहीं समझेंगे तब तक आप ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। और समस्याएं वही होती है, बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट समझते नहीं है और डायरेक्टली ग्राफ खींचने के लिए चले जाते हैं तो उनसे ग्राफ खींचा नहीं पाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर है, उसी में से ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए आता है। और हर बार एग्जाम में, हर शिफ्ट में 7 नंबर में पक्का बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन देता है। तो 7 नंबर यदि आपको लेना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देख ले। चलिए हम लोग शुरुआत करते समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या उसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि यहाँ पे चर की बात किया जा रहा है, वेरिएबल्स की बात किया जा रहा है। तो वेरिएबल्स आप समझे होंगे। यदि आप वेरिएबल्स नहीं समझे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पूरा डीपली वीडियो मिल जाएगा। उसमें बतलाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स जो होते हैं, ABCD के अल्फाबेट जो भी होते हैं, उन सारी चीज को हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का रहा है 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, लाइनर इक्वेशन। 2 चर क्या होंगे, जैसे एक्स और दूसरा होता है वाई, पहला चर एक्स और दूसरा होता है वाई। तो इन सारी चीज के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें क्या सीखना है, ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले मानिए जो बोर्ड दिया गया है, इस बोर्ड को एक पेज मान लेते हैं। एक क्या है, पेज है। बोर्ड को हम लोग पेज मान करके कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ पे एक सेंटर बना देते हैं, इसका बीच बना देते हैं। और बीच बनाने के बाद यहाँ पे इसका हम मान 0 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मान क्या कर दिए, 0 रखे। अब 0 रखने के बाद क्या करेंगे, ये जो लाइंस है, इन लाइन पे छोटे छोटे हम पॉइंट्स लगाएंगे, वो भी बराबर दूरी पे पॉइंट्स लगाना है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर पे लगाइएगा तो सभी दूरियां 1-1 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। अगर आप 1 इंच पे लगाते हैं तो सभी दूरियां 1-1 इंच पे लगाना है। ये क्यों लगाना है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे, मेरे पास स्केल तो नहीं है इसलिए मैं अभी ऐसे ही बतला देता हूँ। जैसे माने कि हम 1-1 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं दूरी, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ जगह, यहाँ इस प्रकार से मेरा जो है सभी दूरियां 1-1 सेंटीमीटर पर हो गया। यहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे तो लिखेंगे 0 के बाद क्या होता है 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6। इधर की ओर जितना भी जाएंगे ये सभी नंबर्स क्या होती है, धनात्मक होती है। सभी नंबर्स क्या होती है, धनात्मक होती है। और जैसे 0 की इधर की ओर जाइएगा तो सभी नंबर ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार समान दूरी लेना है। जैसे यहाँ पे ले लीजिएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो -3 होगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5। इस प्रकार से आगे नंबर
आप बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी, जितना ज़रूरी हो उतना नंबर आप बढ़ा सकते हैं। अब इतना करने के बाद हमें पता क्या चला कि जो लाइन्स हैं, इन लाइन्स में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं दी गई है। ये धनात्मक कहाँ से है, तो यहाँ जीरो जो है नहीं धनात्मक होती है नहीं ऋणात्मक होती है, जीरो को हम किसी में नहीं रख सकते हैं। अब जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो के लेफ्ट साइड की हम बात करें, यानी कि इधर की बात करें तो इधर सभी नंबर। अब इस प्रकार से हमें पता क्या चला कि ये जीरो के इधर वाले जितने भी नंबर हैं, यानी कि बाएं तरफ वाले नंबर जितने भी ये माइनस में हैं, यानी कि ऋणात्मक है, और जीरो के दाहिने तरफ वाले नंबर जितने भी हैं प्लस में है, यानी कि इसको हम धनात्मक बोलते हैं। अब क्या करना, इस जो ये लाइन जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जैसे चलती है ना वैसे नहीं, उसकी घड़ी के विपरीत दिशा में हम इसको घुमाएंगे। घड़ी चलती है ऐसे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से घुमाएंगे। यहाँ पे घड़ी आप देखेंगे कभी भी कांटा घड़ी का होता है जो इधर से इधर की ओर ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, लेकिन हम क्या करें, घड़ी चलती है उसको विपरीत दिशा में हम इस नंबर को ऐसे घुराते हैं, ऐसे घुरा देंगे, यही वाला लाइन को घुराएंगे। और घुमाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा ये लाइन इस प्रकार से फिर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सीधा लाइन बनेगा। अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं सारे नंबर ए वाला जो पार्ट है ऊपर में आ जाएंगे, और ए वाला जो नंबर्स देंगे नीचे में आ जाएंगे। घुमाने से यही तो हुआ, इसको हम घुमाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 होगा, यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 6 होगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ये वाला नंबर क्योंकि ऊपर में चला गया, यहाँ पे आगे आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो माइनस वाला नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हटा करके यहाँ पे 0 कर देता हूँ। यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा माइनस का 2 होगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से सारे नंबर ये वाले ये जो लाइन्स है यहाँ पे आ गई। अब इन लाइन्स को हम क्या करेंगे, नाम देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, नाम देते हैं। तो इसको नाम हम दे देते हैं एक्स डैश, और इसको नाम देते एक्स। यहाँ पे इसको नाम देंगे वाई, और यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश होगा। ये जो एक्स डैश है इसको आपको बेसिक जब इसको पढ़ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको भुज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, यानी कि एक्स अक्ष को भुज। अब एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहेंगे और वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। और एक्स डैश यहाँ पे होता है, एक्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे y होता है, और नीचे क्या होता है, y डैश होता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब ऐसे हम बना लिए तो ये 4 भाग में डिवाइड हो गया। 4 भाग में क्या होगा, डिवाइड हो गया। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश, और इसको फोर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। इसको और कहीं कहीं लिखा रहता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद भी लिखा जाता है। तो प्रथम पाद में यहाँ पे हम ध्यान देंगे, प्रथम पाद यहाँ पे जो दिया गया यानी कि फर्स्ट भाग को प्रथम पाद कहा जाएगा। सेकंड भाग जो दिया गया इसको बोला था द्वितीय पाद, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश होता है, द्वितीय पाद। और यहाँ पे जो दिया गया है थर्ड दिया गया है, यहाँ पे तृतीय पाद बोला जाता है, तृतीय। और यहाँ पे जो हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ। अब इस प्रकार से हम इसको समझ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है या प्रथम पाद, यहाँ पे यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश जो दिया गया है, फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स वाला मान देखेंगे, एक्स वाला अक्ष को देखेंगे तो एक्स वाला अक्ष क्या है, प्लस में है, इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया गया। और सबसे पहले एक्स का मान लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे वाई वाले अक्ष को देखिएगा तो वाई वाले अक्ष भी क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम चतुर्थांश में क्या हो गया, एक्स का मान प्लस में और वाई का मान प्लस में आता है। उसी प्रकार से सेकंड चतुर्थांश में हम बात करें तो सेकंड चतुर्थांश में सबसे पहले एक्स वाला मान देखिए, तो एक्स वाला मान ये वाला है, यानी कि माइनस में है। एक्स वाला मान क्या है, माइनस में है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले एक्स का मान ही लिखा जाता है, इसलिए पहले माइनस और उसके बाद वाई वाला अक्ष देखिएगा तो वाई वाला अक्ष यही है, यानी कि प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो तृतीय चतुर्थांश में एक्स वाला मान जो है माइनस में हो जाएगा, और वाई वाला मान को देखिएगा तो वाई वाला मान भी क्या है, नीचे वाला ये भी माइनस में है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में एक्स का मान भी माइनस में और वाई का मान भी माइनस में। ये चीज क्यों बतलाया जा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में
फोर्थ चतुर्थांश में, तो फोर्थ चतुर्थांश में सबसे पहले एक्स का मान देखिए, एक्स का मान क्या है प्लस में है और वाई का मान क्या है माइनस में है, वाई का मान क्या है माइनस में है। अब इतना करने के बाद हमें पता क्या चला, अगर पूछा जाए कि किस चतुर्थांश में दोनों मान जो होता है एक्स का मान और वाई का मान प्लस में होता है, तो आप बताएंगे प्रथम में। अगर पूछा जाए कि एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में किस चतुर्थांश में होगा, तो आप बोलेंगे द्वितीय में। अगर पूछा जाए कि एक्स का मान माइनस में और वाई का मान भी माइनस में किस चतुर्थांश में होगा, तो आप बोलेंगे तृतीय में। इसी प्रकार से यहाँ पे फोर्थ में क्या होता है, पहले प्लस माइनस होता है, यानी कि एक्स का मान होगा प्लस में हो जाएगा और वाई का मान माइनस में हो जाएगा। अब अभी को मान लीजिए कि दिया गया रहेगा कि -3 और +4 को आपको निर्देशित करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, बतलाना है कि कहाँ पे होगा। तो -3 यहाँ पे ध्यान दीजिए कि -3 जो दिया गया है, ये -3 जो दिया गया एक्स का मान है, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एक्स का मान लिखा जाता है, उसके बाद में यहाँ पे जो 4 दिया गया है, 4 जो है वाई का मान है, तो -3 एक्स है, यानी कि एक्स अक्ष को आप ढूंढेंगे कि एक्स अक्ष जो है माइनस में कहाँ पे है, एक्स अक्ष जो है माइनस में कहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी लाइनें हैं एक्स की लाइनें हैं, और एक्स की लाइनें जो है माइनस में, यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक लाइन क्या है माइनस में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 करें, यहाँ पे ऐसे पॉइंट देंगे। इसके बाद +4 कह रहा है, तो +4 वाई का मान है ना, तो वाई का मान देखिए +4 कहाँ पे, तो प्लस वाला वाई ऊपर में है, यहाँ से यहाँ तक वो प्लस में है, यानी कि यहाँ से लेकर के ऊपर में जो भी लाइन जा रहा है प्लस में है, तो यहाँ पे +4 होगा। अब क्या करिएगा, इस प्रकार से स्केल लेकर के इन दोनों लाइन को मिला लीजिएगा, और जहाँ पे बिंदु मिलेगा वहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -4 होगा, यही कट रहा है। तो इतना करने से हमें पता क्या चला कि कब हमें मान एक्स का मान आएगा माइनस में तो कहाँ पे रखना है, और वाई का मान माइनस में आएगा तो कहाँ पे हमें रखना है। इसीलिए ग्राफ खींचने के से पहले ये चीज़ जानना जरूरी होता है। यदि आप ये चीज़ नहीं जानते तो ग्राफ कभी भी नहीं खींच पाते। अब चलिए हम लोग समझते हैं ग्राफ खींचा कैसे जाएगा। एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से हम ग्राफ खींचने के लिए बतला रहे हैं आपको। अभी आप सबसे पहले एक्स वाई का मान निकालिएगा, एक्स वाई का मान निकाल करके तो ग्राफ आप आसानी से खींच लेंगे।